हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये वीडियो इस चैनल का सबसे मेन पिलर के ऊपर बात करता है जो कि साल में एक बार आता है। मतलब भारत का बजट साल में एक बार निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को रखती हैं सामने, और उसका क्या आलोचनात्मक बातें हैं और क्या विश्लेषणात्मक बातें हैं, निष्पक्ष रूप से इस बजट का पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ पता हो जाएगा कि बजट में आपको क्या फायदा होने वाला है, कृषि क्षेत्र में क्या फायदा होने वाला है, रक्षा क्षेत्र में सरकार क्या एक्सपेंडिचर करने वाली है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम चला रही है, वृद्ध लोगों के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। हर एक पहलू को निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो का थंबनेल, मतलब कि जो मेन मोटो है बजट का, सरकार ने उसे कहा है कि हम इंक्लूसिव इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं इस बजट के माध्यम से। मतलब समावेशी भारत। समावेशी भारत क्या है, अब आप ये पूछेंगे। तो सन 2014 में सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास नाम से इस बजट की उद्घोषणा निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के पटल पे किया कि अब सबका विश्वास भी होना चाहिए और सबके प्रयास के हम जो है आज़ादी का अमृतकाल का इसे बजट कहा गया है। अमृतकाल का बजट मतलब आज़ादी का, आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे उसके लिए बजट आज से तैयार चालू कर दिया है सरकार ने इसके ऊपर इंडिकेट किया है। सरकार ने कहा है कि जन भागीदारी होगी इस बजट में, कि एक एक जन की भागीदारी होगी इस बजट को अच्छा बनाने के लिए। सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट रखा सामने कि कहाँ कहाँ वो पैसा लाएगी, कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च करेगी और कहाँ कहाँ सरकार के अन्य बहुत सारे खर्चे हैं, उसके बारे में सरकार ने पूरी जानकारी दी। बजट 2023-24 में ये बताया गया कि बजट 2022-23 में ग्रोथ का जो अनुमान है वो 7% लगाया गया है। 7%, आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम है 7%, पर हम आपको बता दें आसपास की जितनी भी इकोनॉमी है, सरकार का ये कहना है कि उनसे हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। और सरकार ने कहा है कि हम कोविड-19 से, महामारी से और मंदी रिसेशन से, साथ ही साथ रूस यूक्रेन जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना विश्व के अन्य देशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। 2022-23 में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार जो है हर साल कहीं ना कहीं से पैसा पाती है और उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करती है। सरकार खर्च ज़्यादा करती है तो उसे उधार लेना पड़ता है बाहर से। तो सरकार खर्च ज़्यादा करती है, क्यों खर्च ज़्यादा करती है? क्योंकि भारत में 2% लोग ही टैक्स देते हैं, तो सरकार के पास खर्च ज़्यादा है और सरकार के पास पैसे की आमदनी कम है, तो सरकार बाहर से उधार लेती है और इसीलिए ये डेफिसिट होता है, जिसे फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये बजट का 6 दशमलव, मतलब पूरी जीडीपी का हमारे 6.4% है। सरकार ने कहा है कि 2023-24 में इसे घटा के 5.9% हम करेंगे जीडीपी का। सरकार ने इस बजट को सप्तऋषि बजट कहा है। सप्तऋषि क्या है भाई? सप्तऋषि बजट मतलब कि 7 पिलर के ऊपर इस बजट को बनाया गया है। वो 7 पिलर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास के बारे में सरकार बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही है सरकार, रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रही है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, मतलब कि पूरे पोटेंशियल को लीज करके काम करने की बात कर रही है सरकार, ग्रीन ग्रोथ के बारे में सरकार बात की है, यूथ पावर के बारे में बात की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन के बारे में सरकार बात कर रही है। अब आप पूछेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, एक एक पिलर के ऊपर बात करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में 3 बातें हैं। एक होता है हेल्थ एजुकेशन और तीसरा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है भाई? एग्रीकल्चर क्षेत्र में सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े वादे किए हैं। देखिए, जैसे सरकार ने कहा है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे एग्रीकल्चर में, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोग डिजिटली जो है वो जान सके, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को लोगों को सूचना मिल सके। हम लोग एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाएंगे, सरकार ने ये कहा है। सरकार ने कहा है कि हम हॉर्टिकल्चर मिशन, मतलब कि वेजिटेबल और फ्रूट को बढ़ावा देंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई है जिसे कहा गया है श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना सरकार ने मिलेट को ध्यान में रख के किया है। हम आपको बता दें कि सन 2023 को यूनाइटेड नेशन भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहा है भारत के कहने पे। तो सरकार का मेन थीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट का प्रोडक्शन करके मिलेट का हब बना दे भारत को। ऐसा सरकार चाहती है क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी और साथ ही साथ वाटर का कंजप्शन
और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनसे लड़ने का मौका मिल सकता है अगर हम मिलेट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं भारत में और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर में सरकार ने क्या कहा है। हेल्थ सेक्टर मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का कहना है कि हम 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। कोविड-19 में जिस तरीके के मार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पड़ी थी उसको ध्यान में नजर में ये चीज वादा किया गया है। भारत को फार्मास्यूटिकल हब बनाने के लिए सरकार ने आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल पे भारत को एक ज्वाइंट रिसर्च सेंटर बनाने की बात कही गई है। सरकार ने एजुकेशन क्षेत्र में क्या किया। सरकार ने एजुकेशन क्षेत्र में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट वो खोलेगी जिसमें वो टीचर को ट्रेनिंग देगी कि टीचर किस तरह का नॉलेज आगे इम्पार्ट कर सके स्टूडेंट को। भारत में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की सरकार ने बात कही है जो कि पहले से चल रही थी। स्टेट में लाइब्रेरी खोलने की सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि आप पंचायत लेवल पे और साथ ही साथ ब्लॉक लेवल पे फिजिकल लाइब्रेरी खोले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके पढ़ सकें। सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि मत्स्य जितने भी दूध वाले उद्योग हैं इनको मत्स्य पालन मत्स्य संपदा योजना सरकार लाई थी और डेयरी सेक्टर इसमें 20 लाख करोड़ रुपए लोन देने की बात सरकार कही है। रीचिंग द लास्ट माइल दूसरा पिलर उसके ऊपर बात करते हैं कि उसमें सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि हमें जो ट्राइबल ग्रुप हैं उन तक उनके पास कुछ कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं ऐसे ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनका यूज हम लोग करके बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को सुधार सकते हैं। तो पीवीटीजी मतलब कि पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए सरकार ने डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है जो कि भारत में 75 है। मतलब भारत में 75 पीवीटीजीज है मतलब पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है जिन तक पहुंच सरकार सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट मिशन लॉन्च कर रही है। सरकार ने और क्या किया। सरकार ने कर्नाटक में कहा है कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाएंगे। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी क्यों कर्नाटक में चल रहा है। कर्नाटक एक सूखा ग्रस्त एरिया है वहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रही है। अगर ये सफल होता है तो ये भारत के अन्य जगह पे भी ये चलेगा। और सरकार क्या कर रही है ओल्ड ट्रांसक्रिप्शन जितने भी ओल्ड इंस्क्रिप्शन हैं भारत में उनको सरकार डिजिटल रूप में लाने का प्रयास कर रही है। जिसके मैन्युस्क्रिप्ट हो गया या कहीं पे दीवार में अभिलेख लिखे हैं उनको डिजिटल रूप में सरकार लाएगी जिसे भारत श्री योजना के तहत सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में क्या किया। सरकार ने कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जितने भी रोड रेलवे एयरपोर्ट हैं इनको इनकी संख्या बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ाने वाली है और सरकार 33% जो है वो पैसा ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी अपेक्षाकृत अन्य साल के बजट से जिसमें कि वो बहुत हाई लेवल पे रोड रेलवे हाईवे इसको बनवाने का फॉर्मेशन करेगी जो कि एक अच्छी बात है। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मतलब कि राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार 50 साल तक के लिए लोन देगी जो कि कोई भी इंटरेस्ट उसका सरकार चार्ज नहीं करेगी। यूआईडीएफ फंड बना रही है सरकार जिसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाम दिया गया है जिसमें टियर 2 और टियर 3 के जो सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट हो सके उसके लिए सरकार कर रही है। तीसरा पिलर अनलीजिंग द पोटेंशियल कैसे बाहर निकाला जा सकता है उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया प्लान चला रहे हैं। मेक एआई इंडिया प्लान क्या है इसके तहत सरकार ने कहा है कि हम एग्रीकल्चर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए वो 3 सेंटर को स्टैब्लिश करने की बात कही है सरकार ने। नेशनल डाटा गवर्नेंस प्लान सरकार लाने वाली है और विवाद से विश्वास स्कीम जो कि एमएसएमई मतलब लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग के लिए चल रहा था उसको बढ़ावा देने की सरकार बात कही है। सरकार ने कहा है कि फेज वे में हम फेज 3 में जो ई कोड मतलब कि जो ऑनलाइन कोड चल रहे हैं उनको बढ़ावा देगी। सरकार ने कहा है कि 5G को हम बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 50 मतलब भारत में 100 नए लैब खोलेंगी। इसके बारे में सरकार कहा है। नया पिलर ग्रीन ग्रोथ के बारे में हर तरफ चल रहा है कि अब जो हमें पर्यावरण को बचाना है उसलिए सरकार क्या योजना लाई है। सरकार ग्रीन ग्रोथ के बारे में कही है कि हम पीएम प्रणाम योजना लाए हैं। पीएम प्रणाम योजना के तहत सरकार ये बताना चाहती है कि जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फर्टिलाइजर को यूज करेंगे ऐसे फर्टिलाइजर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे तो सरकार उनको अल्टरनेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी मतलब कि सरकार उनका मदद करेगी। 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लान सरकार ने लॉन्च किया है जिसे गोवर्धन स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है जिसमें सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को ग्रो करने की बात कही है। व्हीकल की स्क्रैप पॉलिसी
सरकार ला रही है कि अगर आप अपने पुराने व्हीकल को देते हैं तो उसके बदले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ पुराने व्हीकल का अच्छा दाम मिलेगा। मिष्टी योजना सरकार लाई है। मिष्टी मतलब होता है मैंग्रोव को बचाने के लिए। मैंग्रोव क्या होता है, जो कि तटीय क्षेत्र में जो राज्य है वो मैंग्रोव को सेव करने के लिए मिष्टी प्रोग्राम सरकार चला रही है। यूथ के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि यूथ पावर को इस बजट का सप्तऋषि का एक अंग माना गया है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो पहले ला चुकी है उसका 4.0 वर्जन लॉन्च कर रही है, जिसके तहत सरकार का कहना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और कोडिंग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, देश में लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे और लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे। एट लीस्ट मतलब कि कम से कम 50 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस को सरकार डेवलपमेंट करेगी, ऐसा बनाएगी जहाँ पे लोग, भारत के लोग नहीं विदेशों से लोग आए और जिससे भारत में बाहरी टूरिस्ट भी भारत में आए और उसका लाभ उठा सके। यूनिट मॉल का सरकार डेवलपमेंट करेगी। आप कहेंगे आप यूनिट मॉल क्या है? यूनिट मॉल वही चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। हर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक ऐसा चीज़ लिया जाएगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस होगा या उस डिस्ट्रिक्ट की आन बान और शान से जुड़ा होगा। ऐसा इस प्रोग्राम एक बहुत सफल प्रोग्राम बनाया है योगी सरकार ने। उसी को मद्देनजर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे देश स्तर पर लागू करने की बात कही है कि देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की जो बेशुमार चीज़ें हैं उनको हम वहाँ का ODOP बनाएंगे और इसके तहत सरकार यूनिट मॉल का सेटअप करेगी, जिसमें ODOP चीज़ किसी भी एरिया का GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग वाली चीज़ों को और ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को रखा जाएगा और उनका शोकेस किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वित्तीय क्षेत्र में क्या सरकार ने बढ़िया किया। वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने कहा है कि नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का वो उद्घाटन करेगी, जिससे कि लोन सिंपल रूप में लोगों को मिल सके। साथ ही साथ सरकार ने सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में बात की है। MSME सेक्टर को सरकार ने कहा है कि गारंटीड लोन मिलना चाहिए, मतलब कि MSME मतलब मध्यम कुटीर और जो छोटे उद्योग है इनको जो है 2 लाख करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा विथआउट कोलेट्रल, मतलब कि इनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी बैंक में जाके और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या योजना लाया? महिलाओं के लिए सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी महिला 2 लाख रुपए, महिला या कोई भी लड़की 2 लाख रुपए तक का पैसा जमा करती है सरकार के पास, तो सरकार उसको 7.5% तक का इंटरेस्ट देगी 2 साल के लिए, अगर उस पैसे को वो जमा करती हैं बैंक अकाउंट में। सीनियर सिटीजन के लिए क्या योजना है? सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने कहा है कि जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट जो 15 लाख तक की थी उसको बढ़ा के अब हम 30 लाख रुपए तक कर दे रहे हैं कि सीनियर सिटीजन इतना पैसा बचा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि बजट से क्या चीज़ महंगा हो रहा है और क्या चीज़ सस्ता हो रहा है, तो हम बता दें कि इस बजट से कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कुछ चीज़ महंगी हो रही हैं। सस्ती क्या हो रही है पहले देख लेते हैं। एयरप्लेन के बनाने वाले जितने भी चीज़ है, कंपोनेंट है, एयरक्राफ्ट है, ये सब सस्ते हो रहे हैं, जिससे हवाई ट्रेवल मतलब कि अगर आप हवाई मतलब कि एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो उसका टिकट आपको सस्ता मिलेगा। आगे आने वाले समय में टीवी, कैमरा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुई चीज़ हैं वो सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि सरकार मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बने। कॉस्टली क्या क्या चीज़ होंगी? कॉस्टली आइटम में इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि अगर विदेशों से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लाया जा रहा है तो ये महंगा हो जाएगा। सरकार सिगरेट पीने वालों के लिए दुख की बात है कि सिगरेट के ऊपर दाम बढ़ने वाला है। चिमनी जो कि किचन में लगता है उसका दाम बढ़ेगा और साइकिल के दाम बढ़ने वाला है। इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आप और हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कि हमारे ऊपर क्या टैक्स में कोई चेंज हुआ है। ऐसा कहा जाए तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, परंतु सरकार ने कहा है कि नए टैक्स रीजन में जो लोग आते हैं, जो कि सन 2020 में लाई गई थी, उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि ये लिमिट 5 लाख से 7 लाख बढ़ाई गई है। इनकम टैक्स 87A पे जो 87A के जो रिबेट लेते हैं उनके लिए ये बात कही गई है, परंतु जो ओल्ड टैक्स रिजिम को जो फॉलो करते हैं, जो ATC के अंतर्गत रिबेट लेते हैं, उनको 5 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा। टैक्स स्लैब को 7 से घटा के 6 कर दिया गया है, जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक के लिए कोई भी 0% का टैक्स है, 3 से 6 लाख के लिए 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख अगर आप कमाते हैं तो 10% का टैक्स है, 9 से 12 लाख 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख के लिए 20% का टैक्स और 15 लाख के ऊपर अगर आप कमाते हैं तो 30% का टैक्स है। तो व्यक्तिगत आयकर के बारे में बात करें तो 5 लाख से बढ़ा के इसको 7 लाख कर दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट 25% कर दी गई है, जो कि अभी तक मैक्सिमम लिमिट जो है 25% तक हो सकती है, जो कि आयकर के अधिकतम बोझ जो था अभी तक 42.5% था, वो घट के अब 39% पे टिक जाएगा।
पैसा सरकार के पास कहाँ कहाँ से आता है और पैसा कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है। तो सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार ब्याज देने पे खर्च करती है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा उधार लेती है। हम आपको बता दें, सरकार ना 34% पैसा जितना भी खर्च करती है वो उधार लेके खर्च करती है। जीएसटी से सरकार को, मतलब हम और आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो 17% पैसा सरकार को जीएसटी से आता है। कंपनसेशन टैक्स सरकार को 15% आता है। कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स भी 15% आता है। मतलब कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो 15% टैक्स देते हैं और इनकम टैक्स भी सरकार 15% कमा देती है। सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ देती है? सरकार सबसे ज़्यादा पैसा उधार लेती है और सबसे ज़्यादा पैसा उधार को चुकाने में, ब्याज को चुकाने में 20% पैसा देती है। राज्यों का कर, मतलब सरकार जो है वो जीएसटी जब से लाई है तो राज्य का कर भी वही ले रही है, तो 18% पैसा राज्यों को कर देने में। और सरकार जो खुद की योजनाएं चलाती है, जिसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा जाता है, उस पर 17% पैसा खर्च करती है। अब आप ये कहेंगे कि बजट का निष्कर्ष क्या है? बजट का निष्कर्ष ये है कि सरकार इस बार ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बात कर रही है बहुत, कि हम जो है ग्रीन ग्रोथ ला रहे हैं, गोवर्धन स्कीम जैसी नई स्कीम का शुभारंभ कर रहे हैं, हम वेस्ट टू वेल्थ प्लान लगा रहे हैं। तो मतलब ग्रीन एनर्जी, मतलब कि जो सरकार ने COP 26-27 में जो घोषणा की थी कि सन 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बने, उसके लिए तो अच्छी बात कर रही है सरकार। पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी सरकार अच्छी बात कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार घुसा रही है। सरकार का कहना यह है कि हम इससे रोजगार को उत्पन्न करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे और जिससे भारत की जीडीपी का ग्रोथ हो सकेगा। सरकार कह रही है कि हम मिनिमम इंटरफेरेंस, मतलब कि जो कागजी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर रही है। कागजी चीज़ों को समाप्त करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक भारत में इन्वेस्ट करें। सरकार उसके ऊपर बल दे रही है। सरकार ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा पैसा मतलब यूज कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार 33% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब वित्तीय क्षेत्र, बैंकों के ऊपर सरकार अच्छे से ध्यान दे रही है। सरकार, ऐसा कहा जा रहा था कि बजट आने वाला है, 9 राज्यों का चुनाव भी है, सरकार लोक लुभावन वादे कर सकती है, लोगों के लिए कुछ वादे कर सकती है। परंतु बजट आने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार को लगता है कि सरकार दीर्घकालिक नजरिए से ये बजट को बनाई है। सरकार कोई भी लोक लुभावन बातें नहीं की है कि जिस राज्यों में चुनाव आ रहा है उनके लिए कुछ कर दे। सरकार का ये मानती होगी कि अगले साल हमारी ही सरकार बन रही है, इसलिए उसे दूर का टारगेट सेट की है कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो हमारे ऊपर कितने कम से कम कर्ज हो, कितने कम से कम हम उधार लें, उसके बारे में सरकार बात की है। और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज की है, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। सरकार का निगेटिव पक्ष क्या है बजट से? सरकार डिफेंस के ऊपर खर्च बहुत कम की है इस बजट में। सोशल सेक्टर के ऊपर भी सरकार उतना ध्यान नहीं दी है। जैसे कि हम आपको बता दें कि मनरेगा में हमें पता है कि कोविड-19 के समय में मनरेगा लाइफलाइन साबित हुआ था गांव के लोगों के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके तहत लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला, 100 दिन का रोजगार मिला और लोग उसकी वजह से अपनी आजीविका को गांव में आकर भी चला सके। परंतु सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर रही है। तो आलोचकों का कहना है कि सरकार जो है मनरेगा जैसी इंपॉर्टेंट स्कीम को धीरे धीरे खत्म करने की बात कर रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में सरकार इन्वेस्टमेंट तो कर रही है जीडीपी का 2.1% के आसपास, परंतु ये 6% से अभी भी काफ़ी दूर है, 6% के मार्क से। एजुकेशन पे पैसा उतना खर्च नहीं कर रही है। इनकम टैक्स में जो सरकार छूट दी है वो कोई ज़्यादा छूट नहीं है अगर हम पुराने टैक्स रिजिम के मुकाबले देखा जाए तो। सरकार ने बस ग्रीन एनर्जी के बारे में बात किया है। सप्तऋषि, जो बजट का नाम कहा गया है कि सप्तऋषि है, इससे भी कुछ लोगों को आपत्ति है कि सप्तऋषि मतलब कि अगर हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात की जाती है, वहाँ सप्तऋषि नाम से बजट ना होके वासुदेव कुटुंबकम के नाम से होता तो 4 चांद लग जाता, या सर्वधर्म संभव, मतलब कि सभी धर्म एक समान है हमारे लिए। तो ये एक और ही अच्छा इसका संदेश विश्व भर में जाता। और G20 की भारत प्रेसिडेंसी भी कर रहा है, तो इसलिए ये बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थी बजट की कुछ प्रमुख बातें, कुछ पक्ष और कुछ इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही है। बजट को निष्पक्ष रूप से हम आपको बताने का प्रयास किया। आपको बजट में क्या चीज़ अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वीडियो को जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जैसे लोग अपने देश के बारे में जान सके कि उनका बजट उनके लिए क्या देता है, उनके जेब से पैसा निकल के कहाँ जाता है, सरकार किस जगह पैसा खर्च करती है, उधार चुकाने में या लोगों के
कल्याणकारी योजना चलाने में। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो अन्न योजना चला रही थी कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको 1 साल तक के लिए सरकार बढ़ा दी है आगे। और प्रधानमंत्री विकास योजना एक खूब सरकार लाई थी, जिसमें विश्वकर्मा मतलब कि विश्वकर्मा भगवान है, जिन्हें ट्रेड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो ट्रेड की जो चीज़ें बनाते हैं, जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है हर क्षेत्र के लिए, वुडन का चीज़ हो गया या स्टील की चीज़ हो गई, तो इसके लिए पीएम विकास योजना एक लाई है सरकार ने। तो ये थी पूरी ओवरऑल बजट के बारे में समरी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।